अब बात आती है डिराइव्ड यूनिट्स की। जो डिराइव्ड यूनिट्स है, व्युत्पन्न इकाइयां, तो डिराइव्ड यूनिट्स तो दुनिया भर की है प्यारे बच्चों। जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 डिराइव्ड यूनिट के चलते हम पढ़ते हैं दूरी और एक लेते हैं विस्थापन। तो जो दूरी है वो क्या चीज है और विस्थापन क्या चीज है? तो दूरी आपके पास किसी भी रास्ते की लंबाई को हम क्या कह सकते हैं? दूरी। यानी दूरी आपके पास कैसी राशि है? ये आपके पास अदिश राशि है। और जो विस्थापन लिया है हमने, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या होगा? यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। और दो बिंदुओं के बीच की या रास्ते की जो लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे? दूरी। यानी दूरी भी अपने पास क्या है? एक लंबाई है। उसके बाद हमारे पास विस्थापन भी अपने पास क्या है? एक लंबाई है। चौड़ाई भी अपने आप में क्या होती है? लंबाई। ऊंचाई भी अपने आप में क्या होती है? लंबाई। परिधि, वृत्त की जो परिधि है वो भी अपने आप में क्या होती है? लंबाई। और जो तरंग दैर्घ्य है वो भी अपने आप में क्या होती है? लंबाई। तो ये सारी चीजें क्या होती है प्यारे बच्चों? लंबाई। तो हमने पढ़ना है व्युत्पन्न इकाइयां। तो व्युत्पन्न इकाइयों में हमारे पास जैसे एक तो पढ़ा जाता है किसके बारे में? दूरी। दूसरा पढ़ा जाता है विस्थापन। तीसरा आपसे कहे चौड़ाई। चौथा आपसे कहे ऊंचाई। चौथा आपसे कह सकता है ऊंचाई। पांचवा आपसे कह सकता है मोटाई। ये सारी की सारी चीजें अपने आप में किसको निर्देशित करती है प्यारे बच्चों? लंबाई को। इसके अलावा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य शब्द आ जाए और पूछ लिया जाए कि तरंग दैर्घ्य किसको दर्शाती है? तो लंबाई को दर्शाती है, लेंथ को दर्शाती है। इसके अलावा जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये भी अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों? लंबाई है। यानी वृत्त की जो परिधि है वो अपने पास क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो भी आपके पास एक लंबाई है। और जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ, ये भी प्यारे बच्चों आपके पास क्या है? एक लंबाई है। थिकनेस, थिकनेस का मतलब है मोटाई, ये भी आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? एक लंबाई है। हाइट, हाइट भी यानी ऊंचाई भी अपने आप में एक लंबाई है। ब्रेड्थ या विड्थ, ये भी आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? एक लंबाई है। जो विस्थापन लिखा है इसे हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी जो आपके पास विस्थापन है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और जो दूरी है वो आपके पास क्या होती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जो हमने ये चीजें लिखी है ये सारी की सारी क्या है? लंबाइयां हैं। यानी इन सब का मेजरमेंट हम अगर एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे, बताएंगे, सिस्टम भी आएंगे, क्योंकि जो हमने भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों की जो इकाइयां पढ़ी है वो हमने एसआई सिस्टम के चलते पढ़ी है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के चलते पढ़ी है, वो भी बता देंगे। तो हमारे पास पहले इतना बता देते हैं कि ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिराइव्ड यूनिट। इसी तरीके से जो चाल है और जो गति आती है, यानी स्पीड और वेग, सॉरी गति के साथ दोनों चीजें हैं, एक चाल है दूसरा वेग है, यानी जिसे हम स्पीड और क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। इसी तरीके से आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। इसी तरीके से आता है फोर्स यानी बल। इसी तरीके से आता है कार्य, वर्क। इसी तरीके से आती है एनर्जी। इसी तरीके से आती है पावर। ये सारी की सारी चीजें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिराइव्ड यूनिट्स हैं, व्युत्पन्न इकाइयां हैं। इनको हम थोड़ा लीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मेजरमेंट सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास जो मेजरमेंट सिस्टम है, यानी मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम होते क्या है प्यारे बच्चों? मेजरमेंट सिस्टम का अर्थ है मापन संयंत्र, यानी मापन प्रणाली भी कह सकते हो आप और मापन संयंत्र भी कह सकते हो। तो सिस्टम जो है मेजरमेंट सिस्टम प्रणाली, या आप इसे क्या लिख सकते हो? संयंत्र। तो मेजरमेंट सिस्टम जो है वो आपकी मापन प्रणाली या मापन संयंत्र। अब इस मेजरमेंट सिस्टम में हम कितने टाइप के पढ़ते हैं? जो पहला आया था सबसे पहले, तो पहला जो मेजरमेंट सिस्टम दुनिया में चला था उसे हम यूरोपियन मेजरमेंट सिस्टम भी कहते हैं। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? यूरोपियन मेजरमेंट सिस्टम है वो। तो यूरोपियन जो मेजरमेंट सिस्टम है इसे वैसे हम
ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम भी टैग करते हैं कि ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। तो ब्रिटिश जो मेजरमेंट सिस्टम है वो हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है हिंदी में, यूरोपीय मापन संयंत्र। कि जो पहला मापन संयंत्र आया था वो कौन सा था आपके पास, यूरोपीय मापन संयंत्र था, या हम क्या कह सकते हैं उसे, ब्रिटिश मापन संयंत्र। तो ब्रिटिश मापन संयंत्र आपके पास मेजरमेंट के लिए पहली चीज दुनिया में उतारी गई। जरूरत क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि लेन देन करना है, व्यापार करना है, तो हमें किसी ना किसी चीज की क्या होती है, मेजर की आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी पड़ोसी से कोई चीज उधार लेके आते हो तो वो आपको नाप तोल कर देता है। हो सकता है कि आपके घर में आटा खत्म हो गया हो, पड़ोसी से आटा लेने जाना है, तो आपके पास कोई डोंगा होगा या कोई टब होगा छोटा, जिससे आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो कि इसकी आटे की बाल्टी भर के ले आए। या आप मेजरमेंट करते हो किसका, अन्य किसी चीज का, जैसे घी का या तेल का, तो आप गिलास या गिलासी लेके जाते हो, या क्या आपकी बाल्टी है या बाटी है, कोली है, उससे आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो ये एक सिंपल मेजरमेंट है जिसे हम देसी यूज करते हैं, लेकिन ऐसा हम मेजरमेंट सिस्टम ट्रेडिशन में नहीं कर सकते, व्यापार में नहीं कर सकते। तो ट्रेडिशनल मेजरमेंट सिस्टम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि एक देश दूसरे देश को क्या देता है, सामान देता है या दूसरे से लेता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट, क्योंकि उस मेजरमेंट के लिए तोल भाव भी होते हैं, यानी तोल के चलते उसका क्या लगाया जाता है, भाव। जैसे 1 क्विंटल गेहूं का भाव लगता है, तो वो क्या है कि मेजरमेंट क्राइटेरिया है। तो मेजरमेंट क्राइटेरिया के ऊपर क्या मिलती है आपको, रेट प्राइस मिलती है। तो उसमें जो पहला मेजरमेंट सिस्टम उतारा गया वो कौन सा, आपका यूरोपियन मेजरमेंट सिस्टम, यानी यूरोपीय मापन संयंत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, FPS के नाम से जानते हैं। कि जो 3 मापन संयंत्र हैं प्यारे बच्चों, उन तीनों के नाम जो लिखे गए हैं वो आपके 3 इकाइयों के ऊपर लिखे गए हैं, 3 भौतिक राशियों के ऊपर लिखे गए हैं। जैसे FP और S है, तो पहली चीज आपकी मापती है लंबाई। याद रखना, जो पहला सिंबल है अंग्रेजी का वो आपके पास किसको मापता है, लंबाई को, और दूसरा जो सिंबल दिया गया है वो मापता है द्रव्यमान को, यानी मास को, और तीसरी जो चीज है वो आपकी मापती है SS का अर्थ है समय, यानी टाइम। यानी पहली चीज आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, लेंथ का मेजरमेंट दिखाता है ये सिंबल के अकॉर्डिंग, दूसरा किसका शो कर रहा है, मास, और तीसरा आपके पास किसका कर रहा है प्यारे बच्चों, टाइम। यानी FPS का मतलब है फुट, पाउंड एंड क्या कि सेकंड, यानी फुट के अंदर क्या मेजरमेंट होती है, लंबाई। फुट में मेजरमेंट या फिट में जो मेजरमेंट है वो किसका है, लंबाई का। पाउंड यानी जो पाउंड है, पाउंड में हम मेजरमेंट किसका करते हैं, पाउंड ऑन्स, इसमें मेजरमेंट किसका होता है, आपके द्रव्यमान का। और तीसरी जो चीज है टाइम, टाइम का मतलब है समय, समय का मेजरमेंट किसमें किया जाता है, सेकंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि FPS जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें F किसके लिए बना है, P किसके लिए बना है और S किसके लिए बना है। तो P जो है, F जो है और S जो है, तो F पहला शब्द है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा क्या दर्शाएगा, समय। तो ये पहला मेजरमेंट सिस्टम था प्यारे बच्चों, जिसे यूरोपियन मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। दूसरा आपके पास कौन सा उतरता है दुनिया में, दूसरा उतारा जाता है प्यारे बच्चों CGS मेजरमेंट सिस्टम, CGS मापन संयंत्र। यानी CGS जो मापन संयंत्र है, मेजरमेंट सिस्टम है, इसके नाम से पता चलता है प्यारे बच्चों, पहला उतारा था FPS, दूसरा उतारा गया CGS। जो 3 अक्षर अंग्रेजी के नजर आ रहे हैं ये तीनों मापन राशियां हैं, मापन इकाइयां आपकी। C के लिए सेंटीमीटर लंबाई मापेगी, G द्रव्यमान ग्राम में मापा जाएगा, SS समय, टाइम किसमें है, सेकंड में। अब आपके पास उपनाम भी है, इसे हम फ्रांसीसी मापन संयंत्र, फ्रांसीसी मापन संयंत्र भी बोल सकते हैं। तो फ्रांसीसी मापन संयंत्र यानी फ्रेंच मेजरमेंट सिस्टम, इसे क्या कह सकते हैं हम, फ्रेंच मेजरमेंट सिस्टम। यानी जो फ्रेंच मापन प्रणाली आई, फ्रेंच मापन प्रणाली कहो या आप फ्रेंच मेजरमेंट सिस्टम कहो या फ्रेंच मापन संयंत्र कहो। इसके अलावा इसका जो नाम रखा गया वो एक रखा गया गॉसियन मेजरमेंट सिस्टम, यानी इसका जो अन्य उपनाम है वो गॉसियन मापन संयंत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जो नाम दिया गया वो रखा गया डेसिमल मेजरमेंट सिस्टम। इसके अलावा जो नाम रखा गया प्यारे बच्चों वो रखा गया डेसिमल मापन संयंत्र। ये क्या है, इनके नाम रखे गए हैं।
यानी नाम जो रखे गए हैं सीजीएस सिस्टम के, वो फ्रेंच मापन, या हम लिख सकते हैं फ्रांसीसी मापन से अंतर, गॉसियन मापन से अंतर, या इसे हम कह सकते हैं डेसिमल मापन से अंतर। या अब अगर आपसे कहे कि जो इसका पहला अक्षर है, पहला जो अल्फाबेट है अंग्रेजी का, वो डिनोट करेगा लेंथ को, यानी किसको डिनोट कर रहा है, आपकी लंबाई को। दूसरी आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, द्रव्यमान को। और तीसरी चीज आपके पास डिनोट कर रहा है किसको, समय को। यानी हमारे पास ये तीन चीजें हैं या तीन भौतिक राशियां हैं जिनको ये मेजर करने के लिए रिप्रेजेंट करता है कौन सा सिस्टम, सीजीएस। यानी सी लंबाई मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, यानी आपके पास लंबाई जो है वो किस में मापी जाएगी, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान जी से टैग होगा, वो किस में मापा जाएगा, ग्राम से। और समय जो क्या है, एस, एस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड। तो आपके पास जो सीजीएस मेजरमेंट सिस्टम है उसमें मेजर जब हम करेंगे, किस किस को मेजर करेंगे, लेंथ को, नंबर 2 मास यानी द्रव्यमान को, नंबर 3 टाइम यानी समय को। किस किस में किया जाएगा, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर, मास जो है वो ग्राम, टाइम जो है वो सेकंड। अब आपके पास नाम भी याद रखने मेरे प्यारे बच्चों कि जो इस मापन संयंत्र के जो नाम टैग किए गए हैं वो एक फ्रेंच मेजरमेंट, दूसरा है गॉसियन और तीसरा है डेसिमल मेजरमेंट सिस्टम। ये हमारे तीन नाम दिए गए। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा मापन संयंत्र यानी थर्ड मेजरमेंट सिस्टम। यानी जो थर्ड मेजरमेंट सिस्टम है, थर्ड जो मेजरमेंट सिस्टम रखा गया प्यारे बच्चों वो थोड़ा खास है, क्योंकि उसके बाद चौथा जो है वो आज के टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थर्ड मेजरमेंट सिस्टम है, किसके नाम से जाना जाता है, MKS। यानी MKS, एम सिंबल है किसके लिए, लेंथ के लिए। के जो सिंबल है वो आपके पास प्यारे बच्चों टेम्परेचर के लिए नहीं है, वो सेम है। यानी आपके पास तीन अल्फाबेट हैं तीन मेजरमेंट सिस्टम के लिए। पहला जो मेजर करता है वो करता है आपकी लंबाई, याद रखो। दूसरा द्रव्यमान के लिए फिक्स है, दूसरा जो है वो किसके लिए उतारा जाता है, द्रव्यमान के लिए। और तीसरा जो उतारा जाता है वो उतारा जाता है किसके लिए, समय के लिए यानी टाइम के लिए। जो आपके पास लंबाई है वो हम एम का मतलब है आप किस में मेजर करोगे, मीटर में, स्मॉल एम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान के का मतलब है प्यारे बच्चों किलोग्राम, के का मेजरमेंट किस में है, किलोग्राम, यानी किसके लिए लगता है, द्रव्यमान के लिए। और तीसरी चीज है समय, समय का मेजरमेंट किस में होगा प्यारे बच्चों, सेकंड, यानी सेकंड के लिए सिंबल हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। किलोग्राम के लिए हम टैग किसका लगाते हैं प्यारे बच्चों, केजी। तो ये हमारे पास तीसरा मापन से अंतर था जिसे हम नाम देते हैं MKS। इसे नाम क्या दिया जाता है, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों मीट्रिक मापन संयंत्र। जो मीट्रिक मेजरमेंट सिस्टम है तो मीट्रिक मापन संयंत्र किसे कहा जाता है, तो मीट्रिक जो मेजरमेंट सिस्टम है आपके पास, मीट्रिक मेजरमेंट सिस्टम। तो मीट्रिक मेजरमेंट सिस्टम, तो मीट्रिक मेजरमेंट जो सिस्टम है वो आपके पास कौन सा है प्यारे बच्चों, वो है MKS, यानी दुनिया का तीसरा मापन संयंत्र, थर्ड मेजरमेंट सिस्टम। इट इज नोन टू बी MKS। M का मतलब क्या है, आपके पास लंबाई, लेंथ मीटर में मापी जाएगी। के किसके लिए है, द्रव्यमान यानी मास, किलोग्राम। तीसरा जो है S, समय, टाइम किस में होगा, सेकंड। तो ये तीन चीजें थी प्यारे बच्चों आपके पास किसके लिए, MKS के लिए। अब बात आती है कि कौन सा मापन संयंत्र MKS से रूपांतरित हुआ, ट्रांसफर्ड हुआ, तो वो आपके पास दुनिया का चौथा मेजरमेंट सिस्टम है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है SI। ये आपके पास चौथा मापन संयंत्र है। याद रखो क्वेश्चन आता है कि जो तीसरा मापन संयंत्र था MKS से बदलाव जो हुआ है वो कौन से मापन संयंत्र में हुआ है, वो SI में हुआ है, लगभग 1970-71 में। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट सिस्टम है ये बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, वो भी आपको याद रखनी है। SI को कई बच्चे उल्टा पढ़ लेते हैं, जैसे आपको वर्ड दिया होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसे वर्ड होगा। लेकिन जब भी SI की फुल फॉर्म पूछे तो आपको उल्टा पढ़ना है।
उल्टा कैसे पढ़ना है, SI को हम सिंपली वर्ड पर इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। SI का मतलब है I पहले पढ़ना है और S बाद में पढ़ना है। इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संयंत्र है किसका, मापन का। पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। यानी अगर हम पूरा पढ़ें इसे तो वो क्या है प्यारे बच्चों, वो ऐसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कौन सा कहा जाता है, तो इंटरनेशनल जो मेजरमेंट है अंतरराष्ट्रीय, कि आपके पास अंतरराष्ट्रीय मापन संयंत्र। तो अंतरराष्ट्रीय मापन जो संयंत्र है विश्व के लिए जो लगता है, पूरे विश्व के लिए वर्तमान के समय में जो काम आ रहा है वो कौन सा मेजरमेंट सिस्टम है आपका, SI। तो ये अंतरराष्ट्रीय मापन संयंत्र भी है और इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान का मापन संयंत्र। तो वर्तमान का जो मापन संयंत्र है प्यारे बच्चों वो हमारे पास कौन सा है, तो वो आपके पास प्यारे बच्चों SI है। यानी आज के टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट विच मेजरमेंट सिस्टम। तो पूरा संसार आज के लिए कौन सा मापन संयंत्र इस्तेमाल में सबसे ज्यादा लाता है, MKS। लेकिन बाकी ऐसे देश भी हैं प्यारे बच्चों जहां ओल्ड मेजरमेंट सिस्टम आज भी काम आते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे आप FPS का भी इस्तेमाल करते हो। जैसे मकान बनाना है तो मकान के लिए मिस्त्री जो मेजरमेंट लेता है वो फीट में लेता है। आपने देखा होगा समुद्र की जो डेप्थ मेजरमेंट करते हैं मीटर और क्या है फैथोमीटर से जब मापी जाती है तो फिट में मापी जाती है। तो यानी फिट में आज भी हम यूज करते हैं। इसीलिए ये जो मेजरमेंट सिस्टम आपके, इनमें जो आप मेजरमेंट लेते हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं। एक देश जब दूसरे देश को निर्यात करता है या आयात करता है, दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसके लिए सभी ने मिलकर जो मेजरमेंट रखा गया है वो किस में रखा गया है, SI में रखा गया है। SI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मापन संयंत्र है। ये पूरा नाम क्या बनाते हैं इसका, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और जो हमने मूल भौतिक इकाइयां पढ़ी है वो जो आप पढ़ते हो, जैसे हमने द्रव्यमान की पढ़ी और जैसे हमने पदार्थ की मात्रा की पढ़ी, जैसे हमने तापमान की, लंबाई की, जैसे हमने प्रदीप्त ज्वाला की, विद्युत धारा की और समय की, जो मूल भौतिक इकाइयां, और साथ में हमने पढ़ी किसके लिए, एंगल के लिए, जो रेडियन और स्टेरेडियन है वो सारी किसके अधीन हैं, वो सारी की सारी SI सिस्टम के अधीन है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अधीन है। अब बात आती है प्यारे बच्चों हमारे पास कि जो हम डिराइव्ड यूनिट पढ़ रहे थे, उन डिराइव्ड यूनिट के चलते हमने पहली चीज लिखी थी दूरी। हम डिराइव्ड यूनिट के अंदर जो बातें करेंगे वो पहली चीज है हमारे पास दूरी, और दूसरी चीज हमने लिखी थी विस्थापन। इनको हम 1 बाय 1 बताते चलेंगे साथ में प्यारे बच्चों कि कौन सी सैदिश है और कौन सी एदिश है। तो थोड़ा सैदिश और एदिश का भी बता देते हैं कि सैदिश राशियां और एदिश राशियां कौन सी है, कि सैदिश राशि कौन सी होती है और एदिश राशि कौन सी होती है। सैदिश राशि का अर्थ होता है प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, यानी आपके पास वेक्टर का मतलब होता है कि उसके पास एक दिशा निश्चित होगी, किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी है मात्रा, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के साथ उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। यानी वो भौतिक राशि जिसके पास, कि ऐसी भौतिक राशि या वो भौतिक राशि जिसके पास क्या हो, जिसके पास मात्रा के साथ साथ मात्रा यानी मैग्नीट्यूड, मात्रा के साथ साथ दिशा भी हो, कि जिसके पास मात्रा के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। इंग्लिश में लिखें तो इसका अर्थ यह बनता है प्यारे बच्चों कि दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। यानी आपके पास सैदिश राशि का अर्थ है, वेक्टर क्वांटिटी का अर्थ है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि वो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, कि जिसके पास होगा, विच हैव मैग्नीट्यूड, कि जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम वेक्टर भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो बातें आएगी वेक्टर की वो भी बताएंगे। तो इसके पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ क्या है, डायरेक्शन भी है।
तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्यारे बच्चों शुरुआत होती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, जिसमें हम आरंभिक और अंतिम की बात करते हैं कि जो चीज आरंभ पे और अंतिम पे निर्भर करती हो तो उसको खास तौर पर किस में लिया जाता है, एक मेजरमेंट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में, यानी वो हम क्या लेते हैं, विस्थापन। जैसे हमने क्या है लिख देना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करने वाली कौन सी चीज होती है, वेग, जिसे हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी आपकी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी निर्भर करती है, वेलोसिटी पर निर्भर करता है कौन, त्वरण। त्वरण को कहते हैं हम प्यारे बच्चों एक्सिलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो निर्भर किस पे किया, आपके पास वेलोसिटी पे, तो वो भी कैसी इकाई है, आपकी सदिश राशि है। इसके अलावा फोर्स यानी बल, बल किस पर निर्भर किया, आपके पास त्वरण के साथ भी और मोमेंटम के साथ भी, दोनों जगह जाएगा। बल यानी आपके पास क्या है, फोर्स। इसके अलावा आप पढ़ते हो आघूर्ण बल, यानी आघूर्ण होता है टॉर्क, आघूर्ण बल है, आघूर्ण पढ़ते हो यानी टॉर्क। तो ये भी आपके पास क्या है, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। इसके अलावा आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों संवेग, संवेग होता है प्यारे बच्चों मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम वर्ड भी आएगा जिसे हम रेखीय कहेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम आवेग यानी इम्पल्स, क्या पढ़ते हैं, इम्पल्स। तो ये वो चीजें हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ होता है प्यारे बच्चों वैद्युत अक्षेत्र। तो वैद्युत अक्षेत्र, चुंबकीय अक्षेत्र, ये सारी चीजें किस प्रकार की है प्यारे बच्चों, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का अर्थ जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी एज वेल एज डायरेक्शन। इसके लिए कई बच्चे क्या है ट्रिक फिनोमिना यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों एग्जामिनर एक ऐसी चीज दे देता है जो ट्रिक से बाहर हो जाती है, तो आप ट्रिक के बजाय क्या है, इन चीजों को बेसिकली अपने ज्यादा से ज्यादा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए कि ये सिंपल वर्ड है, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये पूछा नहीं जाता। इनके अलावा चीजें पूछी जाती है, जैसे हमने पूछ लिया आघूर्ण टॉर्क बताइए, जैसे पूछ लिया आवेग इम्पल्स बताइए, जैसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है, या विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी इकाई है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, ऐसे पूछता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम जैसे बात करते हैं कि जो भी सदिश राशियां होती है इनको दर्शाने के लिए इनके ऊपर किसका इस्तेमाल होता है, जो आपकी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। तो सदिश राशियों को दर्शाने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए इनके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है, एरो हेड। यानी एरो हेड का मतलब है उनके सर पर तीर का निशान रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी आपकी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इनको दर्शाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एरो हेड यूज किया जाता है, एरो यूज किया जाता है इनके सर के ऊपर। जैसे मुझे कहा गया डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने जैसे डिस्प्लेसमेंट को बड़े डी से लिख दिया, तो मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, तीर का निशान। कि जिसके ऊपर ये तीर का निशान लग जाए, जिस भौतिक राशि के ऊपर, इसका अर्थ ये है कि वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है आपका, सदिश राशि का है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी का है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर लगा दिया हमने, वी लगा के ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका वेलोसिटी। इसी तरीके से स्मॉल ए लिखकर उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, एरो लगा दिया, एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमने एफ, एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स यानी बल को, हमने क्या लिख दिया, एफ और एरो लगा दिया। लीनियर मोमेंटम जिसको हम किससे लिखते हैं, पी से। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लिखते हैं एल से, यानी कोणीय संवेग। और क्या आपके पास लीनियर मोमेंटम जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेखीय संवेग। इसी तरीके से आई, आई में क्या है, इंपल्स, आई के ऊपर क्या लगा दिया, एरो, इंपल्स आवेग। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत अक्षेत्र, इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, ई के ऊपर एरो। इसी तरीके से चुंबकीय अक्षेत्र बी, बी के ऊपर क्या लगा दिया, एरो। तो ये आपके पास सारी की सारी भौतिक जो राशियां हैं कैसी है, सदिश राशियां हैं, इनके पास
मैग्नीट्यूड भी है, मात्रा भी है, और साथ के साथ इनके पास क्या है, दिशा यानी डायरेक्शन भी है। तो ये क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों आपके पास सदिश राशियां। इन सदिश राशियों के साथ हम पढ़ेंगे एदिश। एदिश का अर्थ होता है बिना दिशा के। एदिश का अर्थ क्या है आपके पास, बिना दिशा के। तो एदिश राशि, एदिश जो क्या है राशि है आपके पास, वो कौन सी है, इसे हम प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास मात्रा इकाई के साथ तो होगी परंतु दिशा नहीं होती, यानी इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि आज हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो आपने ये नहीं कहा कि आपने कहां से कहां तय की है, तो यानी दिशा मेंशन नहीं की, आपके पास डायरेक्शन नहीं थी। आपने एक वर्ड बोला, वो वर्ड था मैग्नीट्यूड, मात्रा का, और किसके साथ था, इकाई के साथ। यानी आपने आज दूरी तय की कितनी, 10 किलोमीटर। तो आपकी दूरी क्या है, एक एदिश राशि हुई। क्यों, क्योंकि उसमें दिशा मेंशन नहीं है, दिशा को दर्शाया नहीं गया है। तो आपने दूरी 10 किलोमीटर, 10 क्या है उसकी मात्रा, किलोमीटर क्या है उसकी इकाई, यूनिट। तो ये चीज क्या होती है आपकी एदिश राशि, यानी ऐसी भौतिक राशि। एदिश राशि का अर्थ क्या है, ऐसी भौतिक राशि। कि ऐसी भौतिक राशि जिसके पास, ऐसी भौतिक राशि जिसके पास केवल, जिसके पास केवल मात्रा इकाई के साथ हो, केवल क्या हो, मात्रा इकाई के साथ हो, इकाई के साथ हो परंतु दिशा ना हो, साथ हो परंतु दिशा ना हो। यानी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो बट नॉट डायरेक्शन, यानी दैट फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, कि जिसके पास केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, विद यूनिट। जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके साथ होगा, विद यूनिट होगा, बट नॉट डायरेक्शन, परंतु दिशा नहीं है, बट नॉट डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मात्रा तो है, परंतु दिशा नहीं है, बट नॉट डायरेक्शन, उसे कहते हैं हम एदिश राशि, उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया था प्यारे बच्चों कि हम क्या लिखते हैं, दूरी। दूरी आपके पास क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस प्यारे बच्चों आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप लिखते हो चाल, चाल का अर्थ आप किससे टैग करते हो, स्पीड। यानी एक होती है वेग जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी, एक होती है आपकी चाल, चाल क्या है आपकी स्पीड। तीसरी चीज जैसे आप लिखते हो कार्य, कार्य आ गई, कार्य को आप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्क डन, या वर्क सिंपली कह सकते हो। उसके साथ जैसे हम लेते हैं ऊर्जा, ऊर्जा आपके पास क्या होती है, एनर्जी। उसके बाद आप लिख सकते हो जैसे उष्मा, उष्मा क्या है आपके पास, हीट। इसके अलावा आपके पास है शक्ति, शक्ति को आप क्या लिख सकते हो, पावर। शक्ति के साथ हम एक शब्द जोड़ लेते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। इसे हम इंग्लिश में टैग करते हैं प्यारे बच्चों किससे, पावर। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हम कौन सी राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी इनके पास only and only magnitude will be held but not direction, yani direction is never mentioned for them, only be the quantity exist in magnitude with one unit, it is known as scalar quantity। यानी स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा और किसके साथ होगा, यूनिट के साथ होगा, परंतु उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए इनके ऊपर कभी हम एरो हेड यूज नहीं कर सकते। तो नेवर एरो हेड टू बी यूज्ड ऑन देम, यानी इनके ऊपर हम कभी भी एरो का निशान यूज नहीं करते। तो ये होती है प्यारे बच्चों सदिश और एदिश राशियां। तो आज हमने पढ़ा प्यारे बच्चों इंट्रो के अंदर मापन संयंत्र क्या था, नंबर 1। मापन संयंत्र के इससे पहले हमने इकाइयां पढ़ी थी कि इकाइयां जो मापन इकाइयां हैं भौतिक राशियां हैं। तो मूल भौतिक राशियां, दूसरी पढ़ी थी हमने पूरक, और तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, व्युत्पन्न।
तो वो एक क्राइटेरिया था जिसमें हमने राशियां उठाई थी। फिर हमने मेजरमेंट सिस्टम का पढ़ा, और मेजरमेंट सिस्टम के बाद हमने राशियां पढ़ी है। खास तौर पर दो में बंटवारा होता है, एक होती है आपकी वेक्टर और दूसरी होती है आपकी स्केलर। वेक्टर भी बताइए, स्केलर भी बताइए। स्केलर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वेक्टर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको बता दिया। तो ये क्राइटेरिया था प्यारे बच्चों एक तरह से फिजिकल क्वांटिटीज का। फिर हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि पैरेलल चलाएंगे हम दो चीजें। पैरेलल कैसे चलाओगे, व्युत्पन्न इकाई में जैसे आपने लिखा दूरी और जैसे आपने लिखा विस्थापन, कि आपके पास विस्थापन और दूरी यानी दोनों चीजें किस में मापी जाती है, मीटर में। यानी ये दो बहनें हैं, दोनों की एक ही घर में शादी हुई है, यानी एक ही कौम है, आगे एक ही कौम में दोनों की शादी होगी, तो इसका कहने का अर्थ है दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। यानी इन दोनों का मेजरमेंट किस में किया जाता है, मीटर में किया जाता है। लेकिन एक स्केलर है और दूसरी वेक्टर है। अब फर्क कैसे आया, वेक्टर यानी दूरी जो है वो सिर्फ किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है, कि दो बिंदुओं के बीच की जो निश्चित लंबाई होती है, दो बिंदु जो लेंगे हम या किसी रास्ते की जो निश्चित लंबाई है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। तो दूरी आपकी क्या हुई, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी। और विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, कि जो आपके दो पॉइंट हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यानी ये आपके पास क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट, कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ प्यारे बच्चों। और उसके अलावा जो निश्चित लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे, दूरी, यानी ये आपकी क्या है, डिस्टेंस। अब जैसे हम एक डायग्राम से देखें, जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसमें आप चले पूरे रास्ते पर ए बी और कहां पहुंचे, सी पर। तो अब जब आप ए से बी और बी से सी चलते हो तो ये इस पूरे रास्ते की क्या है, दूरी। लेकिन आप ए से डायरेक्ट सी पर या सी से डायरेक्ट ए पे पहुंचते हो तो ये इसके लिए क्या कहलाती है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यानी जैसे ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो ये आपके पास क्या हुई, √2। यानी आपके पास अगर किसी रास्ते की जो दूरी है वो आपकी हमेशा विस्थापन से क्या है, बड़ी है, या उसके क्या हो सकती है, बराबर। तो बड़ी कब है, जब ऐसे आपके ट्रायंगुलर सेक्शन में बैठे हैं तो हमेशा ये बड़ी रहेगी। तो पहली चीज आपने ये सीखी प्यारे बच्चों कि दूरी कैसी होती है। दूरी जब स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा धनात्मक होती है। पहली चीज कि जो दूरी है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पहला पॉइंट। दूसरी आपको याद रखना है, कभी शून्य नहीं हो सकती, नेवर बी जीरो, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कि जो दूरी है वो कभी शून्य नहीं होती। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे बच्चों। पहली चीज तो आपके पास क्या है कि ये हमेशा धनात्मक होती है, दूसरी कभी भी शून्य नहीं होती, और तीसरी ऋणात्मक नहीं होती, यानी नेवर भी नेगेटिव, कि जो डिस्टेंस है वो आपकी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसलिए क्यों नहीं होती, क्योंकि ये दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी शून्य नहीं होगी और कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ये 3 बातें तो हुई आपकी किसकी, डिस्टेंस की। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया पैदा करोगे प्यारे बच्चों, कि नंबर 1 जो हमेशा पॉजिटिव, शून्य और ऋणात्मक की बात करता है, वो तीनों खूबियां इसमें पाई जाती है, कि ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है। तो तीनों ही खूबियां उपस्थित होती है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी 0। अब पॉजिटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, कि आप से जैसे एक्स एक्सिस और क्या लेते हो, वाई एक्सिस, कि जैसे हम
इस मूल बिंदु यानी ओरिजिन से किस डायरेक्शन में चलते हैं, एक्स एक्सिस की दिशा में चलते हैं, तो आपका विस्थापन कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और इस ओरिजिन से अगर आप नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में चलते हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने विस्थापन को क्या है, दिशा कि विस्थापन जरूरी नहीं है कि आप एक ट्राइंगल के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन ये लीनियर भी हो सकती है। लीनियर का अर्थ है कि एक रेखा के साथ भी हो सकती है, जैसे आपने मूल बिंदु से क्या लिया है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं पॉजिटिव वाई के साथ, तो ये कैसी होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव, और नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर हम जीरो की बात करें कि जैसे हम किसी वृत्तीय पथ में गमन कर रहे हैं और जिस बिंदु से चले हैं और उसी बिंदु पर आकर रुक जाएं, तो हमारा विस्थापन कितना माना जाता है, शून्य। तो इसलिए याद रखना, आपसे पूछे कि कहां कहां आपका विस्थापन प्लस हो सकता है, कहां पे आपका माइनस हो सकता है, कहां पे आपका जीरो हो सकता है, तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव किसके अलोंग चलेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव जेड एक्सिस भी हो सकता है। फिर आता है कि जीरो कब हो सकता है, कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गमन करती है, यानी एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन सर्कुलर पाथ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलती है और वो एक पूरा चक्कर काट लेती है, तब अगर आपसे पूछे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि उसका आरंभिक और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही हो चुका है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस आरंभिक से निकालते हैं। तो अंतिम भी वही है, आरंभिक भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो। तो यानी डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आरंभिक और किसका यूज करते हैं, अंतिम। तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट। तो अंतिम माइनस क्या लोगे, आरंभिक। जब मेजरमेंट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट में, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो किसके लिए, कि अंतिम दूरी या अंतिम बिंदु, और माइनस क्या लोगे, आरंभिक बिंदु। यानी आपके पास जब विस्थापन पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो आप यूं लिख सकते हो कि अंतिम बिंदु और क्या लिखोगे, आरंभिक बिंदु। यानी जो गैप अंतिम बिंदु का है और माइनस किसका लोगे, आरंभिक बिंदु का। तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट को। और जो फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड नहीं करता, जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो कभी जीरो हो नहीं सकता, जो नेगेटिव भी नहीं होता, वो राशि कौन सी होती है, डिस्टेंस। एक केस आता है प्यारे बच्चों कि जब इनका रेशियो लिया जाता है, तो वो कैसा होता है कि आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास कैसा होगा, यानी दूरी का और विस्थापन का रेशियो जो है, अनुपात जो है, वो आपके पास कैसा हो सकता है, कि क्या दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है, क्या दूरी विस्थापन के बराबर होती है, क्या दूरी विस्थापन से छोटी हो सकती है। तो आपको क्या क्या टैग याद रखने हैं, इसमें टैग ये याद रखना है कि दूरी हमेशा और विस्थापन के साथ अनुपात में हो, तो ग्रेटर देन इक्वल 1 लेना है। क्यों, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, जीरो हम नहीं ले सकते, तो इसलिए दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकती है। कब हो सकती है, जब वो एक ही दिशा में हो, यानी एक्स एक्सिस के साथ चल रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हैं, तो एक रेखा पर जो दूरी और विस्थापन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। लेकिन दूसरे पथ के लिए जो दूरी है वो विस्थापन से क्या आती है, ज्यादा। तो जैसे दूरी बटा हमने विस्थापन लिया, ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस आपकी ग्रेटर देन इक्वल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो दूरी है वो विस्थापन से क्या होती है, बड़ी, और क्या हो सकती है, बराबर। यानी आपकी जो दूरी है वो विस्थापन से क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है
और क्या हो सकती है, बराबर। पूछा जा सकता है कि दूरी और विस्थापन बराबर हो सकती है कब, जब वो एक रेखीय या रेखा पर हो, यानी रेखा पर हो तो हमारे पास दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, बराबर। जैसे हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने जैसे ये लंबाई ली है, तो ये लंबाई जैसे हमारी 5 मीटर है, तो ये ओ से लेकर ए पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 5 मीटर है। तो इसमें आपके पास डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है, दूरी बटा में विस्थापन, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है। एक चीज तो ये। दूसरा ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका और डिस्टेंस का रेशियो कैसा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय क्या लिख दे आपके पास, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस आ जाए तो ये चीज लेस देन इक्वल क्या हो जाएगी, 1। यानी आपने इसको पलटा तो ये चीज भी पलटी जाएगी, जो ग्रेटर देन इक्वल थी वो क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल 1 हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया था प्यारे बच्चों आज के इंट्रो का। तो कल हम इससे आगे की प्रोसीजर पढ़ेंगे, जिसमें हमने डीएमएलटी भी पढ़ना है, कुछ कांस्टेंट की यूनिट भी पढ़नी है। तो वो हम कल वाली वीडियो में आपको शेयर करेंगे कि किस तरह से हमें आपकी डिराइव्ड यूनिट को डिड्यूस किया जाता है, किस तरीके से कांस्टेंट की यूनिट बनाई जाती है, जो एचएससी खास तौर पर पूछती है, एसएससी भी पूछती है, किस तरीके से इनके डीएमएलटी फार्मूले बनाए जाएंगे। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।